मतलब चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाओं, इस पर आ गए। अगर इससे पहले कोई का क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आपको पता है, हमने भी पहले बताया था, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, है ना। कोई चीज इस्तेमाल परिष्कृत या फिर ऐसा संशोधित शब्द लगा दें प्राथमिक वालों के साथ थोड़ा सा, तो भी वो चीजें आ जाती है द्वितीय में। ये कहता है कि द्वितीय क्रियाओं के संबंध में, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, द्वितीय क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? अभी मैंने आपसे कहा कि अगर द्वितीय, जो हम कोई भी संशोधन करते थे प्राथमिक जो क्रिया, उनमें अगर मूल्य बढ़ाने के लिए हम क्या है, उसको थोड़ा संशोधित वगैरह करते थे, तो वो क्या द्वितीय में आ जाती है। तो ये तो सही है पहला वाला। द्वितीय क्रिया परिवहन और संचार सेवाओं से संबंधित है, क्या बताइए आप? हैं? परिवहन किस में आएगा? तीसरे में। तृतीय क्रिया है, ये तो गलत है। हाँ जी, पूछा सही क्या है? है। गलत ही पूछा है। ओनली दो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 2। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये इसमें कहता है कि विनिर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विनिर्माण की बात कर रहे थे हम। विनिर्माण से आज से है वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से है। मैंने आपसे उस दिन एक बात बताई थी, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, है ना। हम्म। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया, जिस हम कोई चीज वस्तु वगैरह बनाते हैं उस चीज से संबंधित है। ठीक है, और ये कह रहा है विनिर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिर्माण से आज से वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से है। जब विनिर्माण का मतलब ये हो गया ना, उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना। बनाना बनाना है उसे। क्या सर? नहीं, विनिर्माण तो स्पष्ट एक ही शब्द बताता है कि कोई चीज बन रही है, हाँ वही तो मैं हस्तांतरण कह रहा तो हूँ। नहीं है ना। हाँ ये गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज बना रहे हैं हम, तो ये तो गलत है। ठीक है, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन, मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तो विनिर्माण आधुनिक शक्ति के माध्यम से और उनके माध्यम से किया जा सकता है, चल रहा है आज भी, देखते हैं तो सही है ये। तृतीय की कह रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध के, तृतीय विश्व के, सॉरी, तृतीय विश्व के देश विनिर्माण कार्य में तीव्र प्रगति कर रहे हैं। ये कहाँ से आ गया तृतीय विश्व? ठीक ये है, तो मुझे पता ही विकास नहीं। और विकासशील और विकसित देश वो है क्या? तो विनिर्माण में ये तो होंगे नहीं, फिर ये भी गलत है फिर तो। अगर अगर तृतीय हम विकसित से लें इस चीज को, तो भाई विनिर्माण कार्य में नहीं, वो तो आजकल सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है तृतीय विश्व उसी को कह सकते हैं, विकसित वाले देशों को। एक बार इसे व्याख्या हम देख लेंगे, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला और दूसरा, मतलब पहला और तीसरा तो गलत था, तो दूसरा ही सही है। और सही पूछा तो दूसरा ही सही दे रखा है। इसमें अगर व्याख्या में दे रखा होगा इसका 30, तो इसको देख लेते हैं एक बार, अगर होगा तो कहीं तीसरा वाला ऑप्शन के बारे में व्याख्या। तृतीय विश्व के, ध्यान दे रखे, एक व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय विश्व के देशों से तात्पर्य उन अल्प विकसित देशों से है जो सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए हैं, तथा जहां अभी भी अत्यधिक जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। मतलब तीसरी दुनिया उसी को कहते हैं जो बिल्कुल अभी पिछड़े हैं बहुत ज्यादा, वो सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। और इन देशों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर है। तो भी ये चीज हमारे सामने क्या हो गया, वो ऑप्शन गलत है ना। तो अब आप सामने आ गई ये चीज है, क्योंकि ये चीज मेरे शब्द मेरे माइंड में निकल रहा था। कृषि तृतीय विश्व किन के लिए यूज किया गया है? जो विकसित ही नहीं हुए बिल्कुल भी, बहुत पिछड़े हुए देश है। आगे ये कहता है कि थर्ड तृतीय विश्व, हाँ। थर्ड पार्टी है सर ये। बाकी इसका हाँ एक तो ये, नंबर ऑप्शन है ना, उसमें विनिर्माण को छोड़कर अगर वहां पर सेवा क्षेत्र ले लेना, तो वो सेवा क्षेत्र हस्तांतरण और वितरण से संबंधित हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तो हो जाएगा पर विनिर्माण नहीं होगा इसके साथ। ये भी एक जटिल। नहीं जो तृतीय विश्व मतलब जैसे इसमें दे रखा है कि भाई अल्प विकसित के लिए दे रखा है एक तो, हम्म। और तृतीय विश्व देशों में गरीबी और आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी मशीनी तक पहुंच नहीं हो पाती। यही कारण है कि इन देशों में अभी तक शांति का पालन नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ उसी चीज के लिए किया गया है सर, जो विकसित ही नहीं हुआ सही है, है सर। बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब विकासशील भी नहीं है। सही है सर। क्योंकि व्याख्या हम दे रखी चीज। मैं पढ़ूं क्या? आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि
उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखा जाता है। तो ये सही सा लग रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्योग एक विनिर्माण इकाई होती है, हाँ ये बात सही है, मतलब एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा जोखा बही वगैरह क्या है रख सकते हैं, ये सही है। दूसरा है कि उद्योग एवं विनिर्माण समानार्थी नहीं है, जबकि उद्योग और समानार्थी हम कह सकते हैं कि भाई उद्योग में वही चीज हो रहा है, विनिर्माण में वही चीज हो रहा है। तो ये दूसरा मुझे गलत लग रहा है। आगे कहते हैं यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। तो यंत्रीकरण का मतलब मशीनों से तो हो गया। ठीक है। सही है। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अधिक लागत से अधिक माल का उत्पादन करना आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता है। मतलब इसमें कह रहा है कि अत्यधिक विशिष्टीकरण हो, ठीक है, लेकिन श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अधिक लागत से अधिक माल का उत्पादन, अधिक लागत नहीं होना चाहिए, फिर कम लागत होना चाहिए। अगर अत्यधिक वो कर रहे हैं तो हम उत्पादन का आधुनिक निर्माण, ये गलत है क्योंकि अधिक लागत से थोड़ी होगा भाई। एक नॉर्मल देखें हम, कम लागत से होगा, जब मशीनों से कोई काम होगा विशिष्टीकरण से होगा, तो हम उसमें एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, ये भी गलत है। तो मतलब टू और फोर्थ गलत है। और पूछा क्या, गलत ही पूछा है, टू फोर्थ गलत है। इसकी लास्ट वाले को एक बार फिर देख लेते हैं, व्याख्या कौन, लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत, मतलब अल्प आएगी क्योंकि जब विशिष्टीकरण करें तो भाई लागत अधिक आएगी नहीं, नेकी अधिक लागत, हाँ सही बात है ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे 4 पर। निम्नलिखित में से विनिर्माण की विशेषताएं हैं। विनिर्माण के लिए क्या क्या देख रहे हैं, ये चीजें देखते हैं। विशेषता पूछ रहा है तो भाई कौशल विशिष्टीकरण होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का नवाचार होना चाहिए, यंत्रीकरण भी होना चाहिए, संगठन ढांचा भी होना चाहिए, सारी चीज आ जाएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तो कौन से कारक हैं, बाजार की अभिगम्यता। अच्छा आगे देखते हैं, ये भी सही लग रहा है। उद्योग माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, मतलब वहां तक पहुंच होनी चाहिए, सही है। परिवहन एवं संचार सुविधाओं की अभिगम्यता, सभी हो जाएंगे सही, क्योंकि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि बाजार जहां होगा वहीं पर तो उद्योग देखा जाएगा कि बाजार भी तो होना चाहिए। उद्योग तो हमने लगा दिया। उसके अलावा क्या है, ये कच्चे माल की प्राप्ति भी होनी चाहिए। जी सर। ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया था अपने, शायद बाजार बाजार कहाँ मतलब उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, ऐसा कोई डाउटफुल क्वेश्चन था, आपने वो सर मैं एस्टिमेट बताता हूँ था। वो क्वेश्चन क्या था, मैं बताऊँ। वो कहता है कि कहीं मान ले कोई एक माल है जो किसी निश्चित हाँ। निश्चित स्थान पे मिलता है, मतलब बाजार पे नहीं मिलता, कोई निश्चित स्थान पे मिलता है, लेकिन वो शुद्ध है। तो बाज आप उद्योग कहाँ पर लगाओगे। और इस कंडीशन में जो स्थिति ये बनती है, आप चाहो तो वहीं पे लगा दो, आप चाहो तो बीच में लगा दो, आप चाहो तो मार्केट में लगा दो, लेकिन उसने हम्म, जो आरपीएस ने माना था दोनों के बीच में, ये था वो क्वेश्चन। हम्म। शुद्ध क्योंकि जब माल है ना। अगर माल शुद्ध है ना, उसका मतलब बाहर हम्म, में कमी नहीं हो रही, इसका मतलब आपका मन का किराया इतना ही लगेगा। आपका मन करे तो जहाँ वो है वहीं पे, लेकिन ज्यादातर हम अगर परफेक्टली देखते हैं तो फिर बाजार पे लगा देते हैं वैसे। लेकिन दोनों को हम्म, मध्य भी लगा सकते हैं, तीनों स्थिति बनती है इसमें। लेकिन वो क्या है कि फिर आरपीएससी ने अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तीनों में से फिर उसको राइट माना आरपीएससी ने, दोनों को बीच में। बीच जबकि का। कुलदीप सर वगैरह आज भी इसी चीज को लिखते हैं कि भाई बाजार हम्म। पे लगनी चाहिए। कोई ऑथेंटिक बुक है वो भी यही कहती है कि बाजार पे लगनी चाहिए, जब ऐसी बात आएगी तो, है ना। उस बाजार के जी अलावा अन्य तीसरे केंद्र पर भी तो हो सकता है सर उसका, क्योंकि उसका नहीं, जो। मैं वही कह रहा हूँ जो मध्य की बात कर रहा हूँ, तीसरा केंद्रीय बता रहा हूँ मैं। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन परफेक्टली अगर तीनों में से एक परफेक्ट करना है तब की बता रहा हूँ मैं। ये कुलदीप सर ने भी लिखवा रखी लाइन स्पेशल। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, जब आप शुद्ध होगा माल, फिर आपकी स्थिति ऐसी बन गई, या तो आप जहां से माल मतलब पहली बार उत्पादन हो रहा है वहां भी लगा सकते हो, तो भी किराया इतना ही लग रहा है भाई, नॉर्मल से देखेंगे हम, भाई किराया तो इतना ही लग रहा है उसमें, वो तो हो ही नहीं रहा कि भाई माल जो कम हो रहा है वो तो शुद्ध है। आप चाहो तो बीच में लगा सकते हो, आप चाहो तो बाजार पे लगा सकते हो, तीनों पे स्थिति इतना ही खर्च आ रहा है आपका। और जब हम वेबर की थ्योरी सिद्धांत पढ़ते हैं, वो परिवहन पे तो वर्क करता है कि भाई परिवहन खर्च कम से कम हाँ। हो। तो ठीक है, स्थिति तीनों बन रही है, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन जब कुलदीप सर ने भी इस चीज को समझा रखा है, पढ़ा रखा है, वो आज भी ये कहते हैं कि भाई जो मेन स्थिति तो है बाजार की, अगर हम तीनों को अलग अलग देखें,
और वैसे अगर आपसे पूछे कहाँ कहाँ लग सकता है, तीनों जगह लग सकता है। आपसे पूछे बाजार पे, और आपको तीन ऑप्शन देते, बाजार और तीन मतलब किसी अन्य स्थिति मतलब मध्य ही, और या फिर हम जहाँ माल मिलता है वो तीनों हो, और लास्ट ऑप्शन हो उपयुक्त सभी, तो चार ऑप्शन मतलब तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। और जब अलग अलग ऑप्शन दे रखे हो तो बाजार स्थिति ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ऑथेंटिक बुकों का अनुसार, लेकिन आरपीएस ने उसको बीच माना है, मतलब अन्य केंद्र पर, मतलब दोनों के मध्य कहीं भी अन्य केंद्र पर। ये था वो क्वेश्चन। अब उन्होंने आरपीएस मान लिया ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पर। स्वच्छंद, ये फुटलूज है। स्वच्छंद का नाम आते हैं आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें कलपुर्जों की बात करेगा। इसमें हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको ऐसे प्रदूषण प्रदूषण कोई टेंशन नहीं, जहां मन कर वहां लगा दो, स्थिति राजा है उस तरीके से। तो फुटलूज से संबंधित बता रहा है इंडस्ट्री को। तो इसमें पूछ रहा है मतलब क्या है, देखते हैं। स्वच्छंद उद्योग विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। अच्छा, अब आप बताइए मुझे, क्या विशिष्ट माल की जरूरत होगी इनको, मतलब माल, कच्चे माल की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कल पुर्जों की जरूरत होगी इसमें तो, बने बनाए माल की। ये गलत है। दूसरा कहता है ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होता है। हाँ, कल पुर्जे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। इसमें उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। अत्यधिक उत्पादन, अधिक मात्रा में उत्पादन, जितना ही जितनी वो जरूरत पड़ेगी वो लेकर आएंगे, माल बनाए वो चीजें। ये उद्योग प्रदूषण नहीं करता, ये बात सही है। तो मतलब इसमें दो और चार सही है, बाकी दोनों गलत है। और सही पूछ रहा है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है, मतलब कृषि पे आधारित नहीं है जो। अच्छा, वनस्पति तेल कहाँ से प्राप्त होता है, चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, और सूती वस्त्र। नमक बताओ आप, क्या कृषि से प्राप्त होगा? नहीं। नहीं, फिर रसायन उद्योग है। क्या मैम? रसायन उद्योग है ना नमक तो। जी मैम। तो अब हम देखो, सूती वस्त्र हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा पड़ा है। वनस्पति तेल भी, और चीनी गन्ने से बनती है उस तरीके से। तो हम देख लेते हैं, इसका मतलब वो सी वाला आंसर उसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? वन आधारित। अब वन का मतलब हो गया कि लाख वन, भाई वन के जो लाख होते हैं, जो मतलब शहतूत वगैरह वो देखते हैं, मतलब लाख की जो वो करते हैं, लाख इसके हो गया वन आधारित। और कृत्रिम रेशा, कॉफी, और पेट्रो रसायन। तो यही आएगा, लाख ही आएगा क्या इसमें, वन आधारित? पेट्रो रसायन आना चाहिए सर। एक से पेट्रो रसायन वन की आधारित है। आधारित है, अच्छा अच्छा, फिर तो सही है। वन आधारित पूछ रहा है। भाई कॉफी के बागान भाई वगैरह लगते हैं, ये तो कृषि से संबंधित हो सकते हैं वैसे। और कृत्रिम रेशा ये भी हो सकता है अलग से। लाख ही लग रहा है मुझे तो, लाख ही आंसर है जी। आंसर देखते हैं ए, इमारती लकड़ी, लाख एवं कागज वन आधारित उद्योग है। तो लाख भी किस पे है? वन पर, मतलब वन से बनते हैं इमारती लकड़ी वगैरह। और जो पेट्रो रसायन वगैरह हैं, ये चीज कृत्रिम रेशा वगैरह, ये चीजें अलग हैं। ठीक है। अब पर क्वेश्चन नंबर कॉफी 9 क्यों पर नहीं आते हैं। है सर? कॉफी क्यों नहीं है? कॉफी तो पौधे से ही प्राप्त कृषि, होती है। कृषि में आ जाएगा शायद ये। वन कृषि अलग में आ चीज है। जाएगा। वनों अच्छा। से कंदमूल प्राप्त होते हैं ना, वो किसी के हाँ। लगाए थोड़ी ना होते हैं, वो तो नॉर्मल हम्म, मिलते हैं। जैसे एक एक जैसे हमने बागान लगा दिया, वो तो हमारा है खुद का, परंतु हम्म, वनों से जो प्राप्त होती है ना जो चीजें, हम्म, वो है लाख। ओ, ठीक है। लाख के चूड़े, लेकिन अब ये सर मैं एक बार मेरी बात सुनो, लाख के चूड़े वगैरह होते हैं वही तो होंगे लाख, है ना? हाँ वही है। जिसको हम हम्म। पढ़ते हैं कोई लखा नामक का शायद कोई जीव वैसे छोटा होता है, वो शायद शहतूत वगैरह पे ज्यादा, वो उससे भी शायद बनते हैं ये। शायद थोड़ा इस तरीके से तो वन, वन ही ज्यादा उस पे शायद डिपेंड है, इस तरीके से होगा वो तो। वन ही है। अगर आप 1,000 हेक्टेयर में वन लगाओगे तो थोड़े थोड़े माल के रूप में प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े तरीके से। जैसे कपास लगाते हैं तो कपास का तो बहुत बड़ा बंठल तैयार कर लेते हैं हम, परंतु लाख क्या होता है कि चुनिंदा क्षेत्रों पर, चुनिंदा ग्राम में ही प्राप्त होता है। जैसे 2 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, तो हमें पूरे वनों में घूमना फिरता फिरता पड़ता है उस चीज के लिए। फिर उसमें अलग हम्म। केमिकल वगैरह कुछ मिला करके है उसको बढ़ाया जाता है। फिर उसमें रेशे हैं वो भी। एक रेशा अलग चीज होती है जो कीट से प्राप्त होता है रेशा, बात तो यही है। परंतु ये कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं, कृत्रिम रेशा है। जी। साइंस में अब हम आता है कुछ कृत्रिम रेशे का प्रकार, कृत्रिम रेशे का एक प्रकार आता है साइंस में। आएगा तो नाम याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक। नायलॉन सबसे फेमस तो यही है। हाँ हाँ, ऐसे ही है।
और कृत्रिम रेशे का अब ज्यादा और मतलब इस टाइम प्रचलन है, क्योंकि हर चीज वो मिल नहीं रही ना इतना जो प्राकृतिक रूप से, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी है, सूती वस्त्र है, वनस्पति तेल है, स्वच्छंद उद्योग है। क्या ये स्वच्छंद हो सकते हैं? इसमें तो कल पुर्जों की जरूरत होती है स्वच्छंद में तो, जबकि ये कौन से बात कर रहा है? ये तो अपने वन और कृषि वगैरह संबंधित बात कर रहा था, गलत है ये तो। वनस्पति तेल एवं जल विद्युत, खनिज तेल की बात कर रहा है। जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति महत्व को कम किया है। भाई कोयला से ही सबसे पहले शक्ति प्राप्त करते थे ज्यादातर, हम देखते हैं ना। तो फिर उसके बाद में खनिज तेल आ गए, विद्युत शक्ति आ गई, तो इन्होंने इसका जो वैल्यू है उसको कम कर दिया थोड़ा, उस तरीके महत्व को। तो ये बात सही है। इसका मतलब फर्स्ट तो गलत है और सेकंड जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे हम। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावी करते हैं। पूंजी व परिवहन है जो कुटीर उद्योगों को, कुटीर उद्योग कौन से हैं? बिल्कुल जो अब शुरुआत में ही बनाते हैं हम, जो अपने घर के स्तर पर बनाते हैं। तो क्या सही है? गलत बात है। यहाँ तो इनकी जरूरत ही नहीं, ना पूंजी की जरूरत ज्यादा जरूरत होती, ना कोई परिवहन की, क्योंकि वो वापस वहीं पे पास में खर्च हो, मतलब इसका जो जितने वो मतलब प्रोडक्ट स्थानीय बनाते बाजार हैं। में खपत हो जाती है। हाँ, मुड्ढी वगैरह बनाते हैं हम, जैसे नॉर्मल बहुत सारी हाँ। चीजें होती। ठीक है, ये तो गलत है। ये अधिक प्रभावित करते हैं, गलत है पहले वाला। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषताएं हैं। हाँ, विकासशील देशों में होते हैं ज्यादातर, छोटे पैमाने पर होते हैं। ठीक है। पत्तन नगरों में पत्तन नगरों ने भारत में औद्योगिक को आकर्षित किया है। ये कह रहा है कि पत्तन है जो हमारे पत्तन नगर है, उन्होंने उद्योगों को क्या किया है? आकर्षित किया है। ये बात भी सही है, क्या आकर्षित किया है। तो पहला गलत हो जाएगा और दो सही हो जाएंगे। तो पूछा क्या है? सही नहीं है, पहला सही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा इसमें नीचे एक व्याख्या में दे रखा था थोड़ा सा कि भारत है, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में रोजगार का अवसर के लिए ये चीजें बता रखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे सर ये पढ़ेंगे जी। कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे हो? सर एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस की हमारे पीडीएफ डाल रखी ग्रुप में सर ने, उसमें से हाँ, वो एनसीईआरटी 6th क्वेश्चन कर। 12th वाली। हाँ, कौन सी हो वो? और ओके। उसमें चल रही है हमारा पेज नंबर 185 और क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। हाँ ठीक है, मैं कौन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है? मतलब दोनों की बात कर रहा है, तो ऐसा मिश्रित हो जाएगा। तो मिश्रित है। निम्नलिखित में से एक ऐसी अर्थव्यवस्था न तो पूंजीवादी, न सामाजिकवाद, न समाजवाद है। ठीक है, तो ये मिश्रित हो गया। ठीक है। जिस हम देख रहे थे पूंजीवाद का मतलब हो गया कि जिस देश में ज्यादातर उद्योग धंधा वगैरह पे सबसे ज्यादा मतलब प्रभुत्व किसका होगा? पूंजियों पर, पूंजीपतियों का होगा, जैसे अमेरिका वगैरह हम देखते हैं। और एक समाजवाद होता है जिसमें सारे जो चीजें उद्योग धंधे सरकार का हाथ में होते हैं, है ना? उस तरीके से और मिश्रित होता है दोनों का मिला जुला रूप, जैसे इंडिया, उस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, आधारभूत वस्तुएं कहलाती हैं। हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो आधारभूत वस्तुएं पढ़ी थी, जो मतलब आधारभूत का मतलब हो गया कि जो मशीनें होती है ना, भाई किसी जैसे वस्तुओं को बनाएंगी, जो वस्तुएं की चीजों को, वो सबसे पहले वो मशीन ही तो बनानी पड़ेगी ना हमें। तो मशीनों की बात कर रहा है कि उद्योगों के जो जिनके उत्पाद और अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में आधारभूत उद्योग, बिल्कुल सही है। जो मशीन वगैरह उस दिन हम बात चल रही थी मतलब ये सही है। दूसरा कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। मैंने कहा अभी बताया था कि पूंजीपति मतलब व्यक्तिगत, जो निजी क्षेत्र में होगा। ये बात भी सही है। ये तीसरा कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संचालन निजी और सरकारी दोनों में होगा। नहीं, क्योंकि सार्वजनिक होता तो सिर्फ सरकारी होता। ये मिश्रित की उदाहरण दे रखे हैं और आगे इन्होंने सार्वजनिक कह रखा है, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। पूछा क्या है? गलत है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? भाई कच्चा माल कौन करेगा? भाई आधारभूत उद्योग अभी पढ़ता है हम। तो ये कह रहा है कि कच्चे माल का उत्पादन करता है वो, कौन सा उद्योग? आधारभूत उद्योग। पहले वो मशीन वगैरह देखो, उसके लिए भी वो पहले बार वो चीजें जाएंगी उसके सामने, और उससे फिर क्या है? उपभोक्ता वस्तु बनेंगी हमारे सामने, उस तरीके से। ठीक है। एक तो उत्पादन करती है चीजें, एक वो है आधारभूत, जो मशीन वगैरह औजार वगैरह होते हैं, उस तरीके से। आधारभूत ज्यादातर उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे एक आटा पिसाई की मशीन है। हम्म। एक व्यक्ति ने आटा पिसाई की मशीन लगाई, उससे उसका एक उद्योग पनप गया।
परंतु वो आटा पिसाई की मशीन तो किसी भी कारखाने में तो बनी होगी ना। जैसे एक इंजन है पूरा का पूरा, उस इंजन को बनाने से किसी व्यक्ति का उद्योग स्टार्ट होता है, लोगों ने इंजन लगा लगा कर गन्ना पिराई की, अलग अलग फैक्ट्रियां भी स्थापित कर ली, परंतु वो इंजन भी तो किसी फैक्ट्री में बन रहा होगा। जब वो किसी फैक्ट्री में जब इंजन बन रहा है ना, तो वो जो फैक्ट्री इंजन को बना रही है वो किसका निर्माण कर रही है? वो आधारभूत उद्योग का निर्माण कर रही है। वो कि वो जो प्रोडक्ट बनाएगी ना, वो बड़ी कंपनी जिस चीज का प्रोडक्ट बनाएगी ना, वो जो प्रोडक्ट बाहर निकल के जब मार्केट में आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट आधारभूत संरचना का प्रारूप बनेगा जी। इस कारण से ये आधारभूत इसकी बात कर रहा है कि उद्योग, पहली लाइन यही तो कह रहा है ना वो, क्योंकि इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, बाकी तो दोनों ऊपर वाले के उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। ठीक है सर। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 14 नंबर का क्वेश्चन। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परंपरागत बड़े पैमाने के जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जो हमारा वो कहता है कि ये भारी उद्योग के क्षेत्र है। सही है। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न होता है, इसमें रोजगार तो ठीक मिलता है। आगे कहता है कि इस प्रदेश के उद्योगों में प्रदूषण अधिक होता है, क्योंकि बड़े जो परंपरागत उद्योग है उनमें तो प्रदूषण अधिक होगा। तो बिल्कुल सही, मतलब पहला और तीसरा तो सही है, और दूसरा एक बार दोबारा देख लेना। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न होता है, क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं परंपरागत, उनमें तो क्या बताते हैं कि ज्यादा होता है रोजगार वगैरह। तो ये तो गलत है, तो बी गलत है और 1 और 3 सही है। इसका मतलब ये हो गया कि बी सही है हमारा आंसर। बड़े उद्योगों में जैसे इंजीनियरिंग वगैरह वो उद्योग देखते हैं, रसायन वगैरह उस तरीके का, और परंपरागत उद्योगों में कई चीजें आगे दे रखी होगी व्याख्या में, तो उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः विकसित देशों में होते हैं। जो परंपरागत होते हैं वो क्या विकसितों में होते हैं क्या, यानी हो सकते विकासशीलों में हो सकते हैं, इस तरीके से नहीं कह सर, रहे विकसित हैं। में ही होते हैं, नहीं परंपरागत हाँ वही विकसित में देख ही रहा हूँ मैं। होते हैं। परंपरागत बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो कहाँ हो सकते हैं, विकसित देशों में हो सकते हैं। बड़े परंपरागत ये बात जैसे विकसित हो सकते हैं, तो पहली वाली सही है। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन खनिजों का उपयोग होता है। खनिज आधारित जो उद्योग है उनमें प्राकृतिक रूप से क्या, रासायनिक वगैरह, ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग जो अपने नॉर्मल जो पहली बार खनिज आधारित उद्योग होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले में रसायन खनिजों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक खनिजों का। खनिज तो प्राकृतिक ही होते हैं। क्या मैम? सही नहीं है सर ये। आवाज मुझे कम आ रही थी। जी मैम आप बोलना। मैं कह रही हूँ सही नहीं लग रहा आपको ये दूसरा? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है डाउटफुल, रासायनिक जो अभी के ये खनिज की बात कर रहा है। एक बार तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा फिर पढ़ेंगे। एक बार रुको, एक सेकंड एक बार। और तीसरा दे रखा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ठीक है, आप दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योगों की बात कर रहा है, बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो विकसित देश, क्योंकि हम देखते हैं जो उद्योग होते हैं वो तो चलो विकसितों के पास होते हैं। ये ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात कि भाई फर्स्ट वाला हमारा सही है। इसमें फर्स्ट वाला इस प्रकार से सही है कि पहले इससे जस्ट एक क्वेश्चन आया था कि जो विकासशील देश है ना वो तो, और जो अर्ध विकसित देश है जो विकासशील की श्रेणी में नहीं आए हैं, जो पीछे ही खड़े हैं, तो वो तो प्राथमिक, वो तो कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं सारे के सारे। नहीं फिर जो नहीं विकासशील, नहीं नहीं सर, आप रेफरेंस गलत दे रहे हो। एक बार आपको याद हो कि मैं पढ़ रही थी और मैंने आपको कहा था कि अभी आया क्वेश्चन, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया उसमें यही तो था, इसी में एक क्वेश्चन आया कि वो कह रहा है कि जो तृतीय श्रेणी के जो देश होते हैं ना, जो तृतीय श्रेणी के जो देश होते हैं, जो बिल्कुल भी, क्या नाम था सर उनका, अर्ध विकसित था या वो बिल्कुल, वो तो सही बात है, लेकिन ये चीज विकासशील हो गया। हाँ वो विकासशील तो अलग हो, विकासशील से भी पिछड़े हुए थे वो। हाँ, विकासशील से यहाँ पिछड़े पे हुए। आप इसमें एक वर्ड देखो,
बड़े पैमाने के उद्योगों की बात हो रही है, और बड़े पैमाने के उद्योग दोनों देशों में, विकसित में भी है, विकासशील में भी है। और ये लाइन मैंने आपको कहा था कि सर मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रही, आप एक्सप्लेन करोगे क्या? तो उसमें ये है कि जो परंपरागत उद्योग है ना बड़े पैमाने के, परंपरागत, वो तो है विकसित देशों में, क्योंकि विकसित देश कौन हुए? जिन्होंने सबसे पहले लौह इस्पात तांबा उद्योग, जो जर्मनी यूरोप अपन पढ़ के आए थे, ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र था और यूएसए का क्षेत्र था, महान झील वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पे परंपरागत उद्योग है, लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, ये वाले। और जो नए विकासशील देश है ना, उसमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले हैं। तो आप यहाँ पे वृत्त की ही बात हो रही है, वृत्त उद्योग किस टाइप के हैं? तो जो विकसित है उनमें तो परंपरागत है, और जो विकासशील देश है उसमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले हैं। एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए, और इसी के आधार पे वर्गीकरण किया था, जो अपन ने पढ़ा था ना, जर्मनी, रूस प्रदेश, ये सारा कुछ पढ़ा था, यूरोप के पढ़े थे, एशिया के पढ़े थे, ये इसी आधार पे वर्गीकरण था। तो फिर ऐसा भी विकसित हो में सकता है सर, परंपरागत और उच्च नहीं प्रौद्योगिकी विकासशील। सर कौन से मतलब पेज नंबर पर है? 186 सर। 186 क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये बात कह रहा है कि परंपरागत जो बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः विकसित, क्योंकि अब विकासशील में भी हो सकते हैं। वर्तमान में अब हम देखें आज की कंडीशन कि विकासशील देशों में नहीं है वृहद उद्योग मुख्यतः है। वर्ड सर, मुख्यतः हाँ ये इसीलिए ऐड किया गया है। और हो आप तो आपके दोनों में हिसाब से, सकते हैं। हाँ, हाँ फिर आपके हिसाब से सही है गलत है ये वाला पहला? ये एकदम बिल्कुल सही है सर, परंपरागत विकसित देशों में। ठीक है, फिर दूसरा जो गलत बता रहे हैं ये, भाई इसमें देखना आंसर में क्या दे रखा है, इसमें सही नहीं है, इसमें 2 और 3 को सही नहीं, गलत मान रखा है। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ के तो सर आ जाएगा इस समझ में कि क्यों नहीं है, मैं एक बार बाकी स्कोर खुद देख से लेते हैं, देखा था। हाँ, बड़े पैमाने पर एक बार चल व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक बार ऑप्शनों को देख लेते हैं अच्छे से। पहला कह रहा है कि जो परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो मुख्यतः विकसित देशों में, हाँ ये तो हो सकता है कि मुख्यतः एक भी विकसित देशों में, लेकिन आज वर्तमान देखते हैं हम जो विकासशीलों में भी हैं, लेकिन अगर मुख्यतः शब्द की बात कर रहा है इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। दूसरा कहता है खनिज आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रसायन खनिजों का उपयोग होता है, मतलब रासायनिक खनिजों को। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। संयुक्त क्षेत्रों की बात कर रहा है वो, स्वामित्व किसके पास? निवेशकों के पास होता है, व्यक्तिगत। इस तरीके से चीजें मुझे लग, ये तो गलत ही हो रहा है संयुक्त वाला तो, भाई हाँ, वो तो पर्सनल होगा तो निजी वाला ही होगा, वो अलग चीज है। एक बार हाँ व्याख्या सही। पढ़ लेते हैं एक बार। हम्म, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास पिछले 200 वर्षों में हुआ है। ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो चुका है। ठीक है, हालांकि परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग समूह मुख्यतः विकसित देशों में हैं, यह कथन सही है। ठीक है, मुख्यतः पूछे वैसे आज वर्तमान देखते हैं हो चुका है, ठीक है वो अलग बात है। अब आगे कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। इसका स्वामित्व सिर्फ व्यक्तिगत निजी हाथों में नहीं हो सकता, इसलिए गलत है ये। हाँ, क्योंकि जब व्यक्तिगत निजी वाला हो गया ना, संयुक्त का मतलब तो हो गया दोनों मिले जुले रूप उस तरीके से। ये बात तो सही है कि वो गलत था। ठीक है, खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ खनिज आधारित उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं और कुछ अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। आगे कहता है कि रासायनिक खनिजों का उपयोग रसायन आधारित उद्योगों में ही किया जाता है। हाँ, तो ये कह रहा है खनिज आधारित तो उसको कोई मतलब नहीं है, रासायनिक वाला रासायनिक में प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट राय सही है और दोनों गलत है। अब किसी कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ सकता है, और अभी भी नहीं आया तो फिर लास्ट में एक बार आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं हम। रूर क्षेत्र, जर्मनी वाला जो कोयला क्षेत्र के लिए विश्व विख्यात है, कहाँ पर है? तो नाम से ही पता चल रहा है, रूर जर्मनी। क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसी से मशीन वगैरह बनती है, इसीलिए इसका आधार उद्योग कहा जाता है। यह उच्च, ये कह रहा है उच्च प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उद्योग जो प्रादेशिक समकेंद्रित है, आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। ये भी सही है, क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक समकेंद्रित है और आत्मनिर्भरता और उच्च विशिष्टता के लिए ये प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह की बात कर रहा है। परंपरागत रूप में बड़े इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के स्रोत से दूर रही है। क्या पूछ रहा है कि भाई लौह के बारे में पूछ रहा है, लौह उद्योग के बारे में।
और लौह उद्योग के बारे में पूछने के लिए कह रहा है कि परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल से स्रोत से दूर रही है। गलत बात है, क्योंकि ये वहीं पे होनी चाहिए। क्योंकि हमारे वेबर का थ्योरी सिद्धांत भी ये कहता है कि भाई जितना शुद्ध माल नहीं है, मतलब उसमें अशुद्धि ज्यादा है, तो वही अपनी ओर आकर्षित करेगा कच्चे माल, उसी को तो उसके पास में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर परिवहन की बात हम उस देखते हो सिद्धांत है, तो वही कंडीशन है। तो पहला गलत है। लौह इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र पिट्सबर्ग वर्तमान में जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिट्सबर्ग कहाँ है? ये अमेरिका में है, यूएसए में है। और इसको जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे पिट्सबर्ग से बर्मिंगम की तरफ, दक्षिण अप्लेशियन की तरफ क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे विकास हो रहा है। किसका? खनिज, इसका, लोह का। तो उसको जंग का कटोरा कहा जाता है। बात सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला सही गलत है, दूसरा सही है। अब देखते हैं हम। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब चैप्टर आएंगे हम 7 पर, तृतीय और चतुर्थ पे। अभी तक कोई किसी को चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से।